तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026। इसके अलावा एमपीएसआई की जो भर्ती आने वाली है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है, उन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि हम इसमें लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीसेट का ये मॉडल पेपर है। सीसेट के 100 क्वेश्चन होंगे और जो आपका एग्रीकल्चर वाला एग्जाम है इसमें सीसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो भाई सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर। यानी कि लगभग लगभग मान के चलिए कि 3 और 3 6 एक 7 सब्जेक्ट के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और इनके ही क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके आगे के एग्जाम में आएंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं वो एमपीएसबी एप्टेक ने जो लेटेस्ट में एग्जाम कराए हैं उनके पीवाईक्यू हैं। तो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है एमपीएसबी एप्टेक के एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, अपने मन से इसमें क्वेश्चन हमने नहीं शामिल किए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रश्न जो है वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो लोग पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या एसआई का भी एग्जाम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आप तक आ सकें। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम एग्रीकल्चर का करवा चुके हैं और एक आपका जो है करवा चुके हैं आपके सी सेट का, ठीक है। तो सी सेट का ये दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथ ही साथ में आप सबको पता है 2500 एमपी जीके जीएस और करंट अफेयर का टारगेट हमने रखा है। जो पीवाईक्यू हम कवर कर रहे हैं 2026 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके जीके जीएस क्वेश्चंस को निकाल करके 2500 क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं। उसकी कल हमने जो है 301 से लेकर के 400 क्वेश्चन तक की क्लास करवा दी है, आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है भाई। शुरू करें। चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजनों का चयन कीजिए कि ये ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं, ओठों के द्वारा बोले जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ना, रा और ला, पा, फा, वा, ता, था और दा, टा, ठा और डा। बताइए कौन से ऐसे हैं जो ओष्ठ व्यंजन है। बताइए, आप बोल करके देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर अगर पा, फा और वाह हम बोल रहे हैं ना तो हमारे ओठों का काम हो रहा है, यानी हमारे ओठ जो है वो टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओष्ठ शब्द हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पा, फा और वाह। ऐसे शब्दों को सीधे बोल करके देख लिया करो, ठीक है। तो पा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं जैसे पा, फा, बा, भा और माँ, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दोनों ओठों का प्रयोग होता है। तो दिए गए विकल्पों में पा और फा ओष्ठ व्यंजन है, जिसके आधार पर आपका उत्तर जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण नहीं है। क्या करें, नहीं है, नहीं शब्द लगा हुआ, अच्छे से पढ़ लेना है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने भाई, बीरबाला, कुमार श्रवणा, सन्मार्ग और पवनासन। बताइए इसमें से कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवनासन जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। तो सर पवनासन इसका उदाहरण क्यों नहीं है, आइए वो आपको बता देते हैं। देखिए पवनासन का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा, पवन ही आसन है जिसका, पवन ही असन है जिसका, यानी कि पवन ही जिसका भोजन है, इसका अर्थार्थ निकलेगा, यानी एक नया शब्द हमको मिलेगा जो है सर्प। देखो सांप क्या करता है, जैसे अजगर वगैरह है, तो अजगर जो है वो हवा को ही खाता, हवा को ही पीता है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा पवन ही असन है जिसका, अर्थात पवन ही भोजन है जिसका, अर्थात सांप। अब तीसरा शब्द निकल के आ गया, तो किसमें तीसरा शब्द निकलता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में तीसरा शब्द हमको मिलता है। तो ये जो उदाहरण है ना वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए आपसे बोला गया था कर्मधारय का कौन सा नहीं है, यही ऑप्शन जो है आपका डी, पवनासन, ये कर्मधारय का नहीं है, ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। वीरबाला, कुमार श्रवणा, सन्मार्ग, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके कर्मधारय के उदाहरण हो जाएंगे। हमने आपको कई बार बताया भाई, पीला है अंबर जिसका अर्थार्थ भगवान विष्णु, ठीक है। 4 है आनंद जिसके अर्थार्थ जो है ब्रह्मा जी। तो जिसका एक फाइनल नाम निकल के आता है संधि विच्छेद करने के बाद में, वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, 5 अगस्त से आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी तो हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो अभी आपके पास में जो है इस नोट्स को कंप्लीट करने का टाइम है। अगर आप ये सुपर सिलेक्शन नोट्स कंप्लीट करके जाती हैं तो आप आराम से 89% के आसपास भी स्कोर लेकर के आ सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है ना, इससे पहले ग्रेजुएशन का जो आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर देखने को मिले हैं।
इन सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में। और ये प्रीवियस ईयर वाले जो सिलेक्शन है वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों ने भी इन सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी और आज कहीं ना कहीं ये लोग कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके हैं। ठीक है ना। तो मात्र 199 रुपए में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, जिसमें आपको ये सारे के सारे मॉडल सेट भी मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा वो आप लोग देख सकते हैं। आपका पूरा सीसेट का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान, जितना भी आपका साइंस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसके साथ में एग्रीकल्चर के 10 यूनिट के आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में जो एमसीक्यू हमने करा रखे हैं वो सारे एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। कैसे प्राप्त करना है, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, सिंपल प्रक्रिया है। कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से आपको 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। एक आपका जो है सीसेट वाला टेलीग्राम होगा, जिसमें आपको ये हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, साइंस और रीजनिंग वगैरह सबके नोट्स मिलेंगे। दूसरा आपका एग्रीकल्चर वाला नोट्स का लिंक होगा, जिसमें आपको सारी की सारी 10 यूनिट और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू भी आपको एग्रीकल्चर के अलग से मिल जाएंगे। ठीक है। इनको आराम से तैयारी करके जाइए बढ़िया से, और एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ में जाइए कि कम से कम 70% तो आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग 70+% सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो टाइम सबके लिए कम मिला है। जो यहाँ पर स्मार्ट खेल जाएगा वो 2784 वैकेंसी में अपना एक नाम पाएगा, और जो यही सोचता रहेगा अरे यार क्या होगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो जो है यहाँ पर थोड़ा सा मात खा सकते हैं ना। तो आप इतने कम टाइम में आराम से 70 से 80% जो है सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर मेहनत कर लेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस भी आप कंप्लीट करके जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, समय बढ़िया है, ऐसा मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं है। 27 से 84 वैकेंसी फिर कभी नहीं आएंगी, ये मान लेना आप लोग। ठीक है। और बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस चलने वाली है। आप अगले 1 से 2 महीने में बढ़िया से कृषि विस्तार अधिकारी अपने नाम के आगे लगा लेंगे। ठीक है। इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलने वाला है ना। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। बढ़िया से क्विज भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं उस ग्रुप में। ठीक है। तो क्विज से आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई, तो नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाना। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण देता है। देखो रूढ़ शब्द पहले होते क्या है ये तो पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे रूढ़ शब्द क्या है। देखो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपने उनको तोड़ दिया तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप बताओ इसमें से कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रूढ़ शब्द का सही उदाहरण है, बताइए। तो देखो राजनेता, इसको तोड़ दोगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा भाई, राज अलग हो जाएगा, नेता अलग हो जाएगा, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन धन और मत, ये एक ऐसे शब्दों का समूह है कि इसको आप तोड़ दोगे भाई, धन को तोड़ो, धा और ना, कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा। मत को तोड़ दो, मत को अलग अलग करो, माँ और ता, कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण हो जाएगा। देखिए तो वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, तोड़ दोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। धन और मत के जो खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अन्य विकल्प जो है वो या तो यौगिक है या फिर योग रूढ़ है, यानी उनको अलग अलग कर दोगे तो कोई ना कोई अर्थ निकल आएगा, लेकिन धन और मत को अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 4 बताइए। वस्तु शब्द का बहुवचन आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का बहुवचन होगा। वस्तुएं होगा, वस्तुओं होगा, वस्तुजन होगा, वस्तुगण होगा, बताइए क्या हो जाएगा वस्तु शब्द का बहुवचन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वस्तुएं जो है वो वस्तु शब्द का बहुवचन होगा। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा। देखिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए लगाते हैं। ए का मतलब चंद्रबिंदु लगाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। जो भी आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे और उकारांत शब्द होंगे, भाई वस्तु उ शब्द निकल रहा है लास्ट में, और क्या है ये स्त्रीलिंग है, तो यहां पर ए लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं निम्न में से विस्मयादि बोधक निपात का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से विस्मयादि बोधक है, बताइए। इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसको बोलने के बाद में आपको ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए। मत, काश, सा, जी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है काश। भाई काश जब आप बोलोगे ना, काश मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मैं भी कृषि विस्तार अधिकारी होता, काश मैंने उसी टाइम पर शुक्ला सर के नोट्स ले लिए होते, आज भी मैं भी कृषि विस्तार अधिकारी होता, 2784 वैकेंसी में जो है हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता, है ना। तो काश एक ऐसा शब्द है जिसमें जो है विस्मयादि बोधक निपात का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है। ठीक है मेरे भाई। जो मत है वो निषेधात्मक है, जो सा है वो तुलना बोधक है, और जो जी है वो आदर बोधक है। तीनों भी बता दिया हमने, जी आदर बोधक है, सा जो है तुलना बोधक है, और जो मत है वो निषेधवाचक है। तो ये निपात क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, वो भी हमने आपको इसमें बता दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से
कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों का चयन करना है। बताइए तीन जो है गुण उसमें होना चाहिए। एक तो वो कारण होना चाहिए, दूसरा व्याधिकरण होना चाहिए और तीसरा समुच्चय बोधक होना चाहिए। बताइए कौन सा होगा इन चारों में से। वीडियो को पॉज कीजिए, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए, कि, जो कि और क्योंकि, ये एक ऐसा समूह है जो आपका कारणवाचक भी है, व्याधिकरण भी है और समुच्चय बोधक अवयवों का ये पूरा समूह हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा ऐसा, वो यहां पर हमने बता रखा, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो जो अवयव किसी कार्य या कारण स्पष्ट करने के लिए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। भाई इनके द्वारा ही दो वाक्य जुड़ते ना, उसने मेहनत की इसलिए वो सफल हो गया तो जुड़ गए वाक्य। ठीक है, वो वहां पर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो ऐसा करता है तो किया गया तो जुड़ गया। यानी कि जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं तो वो आपके कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसलिए, क्योंकि, कि, ये सब जो है वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही से प्रयोग हुआ है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही वाक्य है जिसको चार प्रकार से लिखा गया है। आपको यह बताना है विराम चिन्हों का सही प्रयोग कहां पर किया गया है। संदीप की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए थे, क्या यह सही लिखा है? या फिर ये चार पढ़ लीजिए आप पहले, फिर आंसर देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास में, 1 से सवा घंटे में पेपर सेट को पूरा करना है। ठीक है ना भाई, आगे मैथ रीजनिंग है उसमें भी टाइम लगेगा ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, संदीप की पत्नी। इसके बाद में आपको अल्प विराम लगाना पड़ेगा, उसके बाद में दोनों बच्चे और नौकर घूमने चले गए थे। ठीक है, तो नौकर को हमने और से जोड़ दिया है और संदीप की पत्नी और बच्चों को हमने अल्प विराम से जोड़ दिया है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के संज्ञा पद आते हैं तो अंतिम दो जिन्हें और से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको भाई और से जोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। इसको छोड़ करके बीच में जो है अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं तो हमने अल्प विराम का भी प्रयोग कर दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 8 नंबर पर चले। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है माले मुफ्त दिले बेरहम। बताइए, माले मुफ्त दिले बेरहम क्या भैया, क्या लिखा हुआ बताइए, क्या हो जाएगा इसका अर्थ। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपन आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुफ्त मिले धन को खर्च करने में मोह नहीं लगता है ना। फ्री में कोई धन मिल जाए फिर उसको खर्च करने में ये नहीं लगता अरे भैया खर्च करें कि नहीं करें। ठीक है ना, और जो मेहनत से कमाया जाता है उसको खर्च करने में, एक एक पैसे को खर्च करने में जान सी निकलती है भाई। ठीक है ना, जो मेहनत करके कमाता होगा वो यहाँ पर समझ पाता होगा, है ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प तालव्य व्यंजन का सही उदाहरण है, यानी कि इसमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको बोलने में हमारी जीभ तालू से टकराती है। बढ़िया से आप लोग बोल करके सबको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी याद है तो द बेस्ट भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, या। इसको बोल करके देखेंगे तो हमारी जीभ जो है वो हमारा जो ऊपरी हिस्सा है ना, मुंह का ऊपरी हिस्सा तालू, उससे टकराती है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो तालव्य जो है व्यंजनों का जो है उदाहरण हो जाएगा। चलें 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन करना। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवनों पर्यंत को हम कैसे लिखते हैं, सही कौन सा लिखा हुआ है। चारों आपको ऑप्शन दिख ही रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन पर्यंत। इस तरह से जीवन पर्यंत को हम लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। 11 नंबर देखिए, यदि वह दौड़ता तो दुबला होता। इस वाक्य का ये जो वाक्य है वो किस काल से संबंधित है। जहां पर भी कंडीशंस दी गई हो, भाई ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, नोट्स लेता तो सिलेक्ट हो जाता, मेहनत करता तो पास हो जाता। अगर ऐसा दिया गया हो तो वहां पर किस प्रकार का भूतकाल होगा, वहां पर आपका हेतु मत भूतकाल होता है। कंडीशंस वाले वाक्यों में ध्यान रखना, क्योंकि वो चीज निकल चुकी है ना भाई। अगर वो दौड़ता होता तो वो दुबला हो जाता, अब है तो नहीं, है ना, चीज निकल चुकी है। और निकलने में कोई कंडीशन दी गई हो, यानी वो भूतकाल की बात हो गई हो, कंडीशन दे रखी है, तो हेतु मत भूतकाल हो जाएगा मेरे भाई। ये सॉल्यूशन है, देख सकते हैं। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का सही उदाहरण बताइए। यण स्वर संधि इसमें से किस में दी गई है, कौन से में यण स्वर संधि लगी हुई है। चारों पढ़ लीजिए, आंसर की बात करेंगे। पढ़ लिया ना अच्छे से, देखो वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो, ठीक है, फिर अपने हिसाब से आंसर लगा लिया करो। फिर हम जब आंसर दिखाए तो आप उसको मैच कर लिया करो। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भ्वादि शब्द है, भ्वादि शब्द में जो है यण संधि हो जाएगा। क्यों, ऐसे हो जाएगा, देखो भू प्लस आदि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भू प्लस आदि हो जाएगा। जहां ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर बड़ा ऊ या फिर वाह हो जाता है, वहां पर यण स्वर संधि होती है। ठीक है ना, ये पूरा इसका नियम दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। बाकी जो हमने नोट्स दिए हैं तो नोट्स में शुरुआत ही संधि से हुई है। हिंदी के जो नोट्स है ना, पहला उसमें जो चैप्टर है वो संधि ही है, बढ़िया से समझा रखा है संधि को, आराम से आप वहां से सीख सकते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से सप्ततार का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा बताइए। ये तत्सम लिखा हुआ है, तत्सम तद्भव जानते हैं ना। संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू अगर आ गए हैं हिंदी में तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनको तोड़ मरोड़ करके हमने उनका अर्थ चेंज कर दिया, उनका मतलब लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, वो तद्भव कहलाते हैं। तो ये जो है ना, संस्कृत में ऐसा ही लिखा जाता था। अब इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा बताइए। सप्तसार का तद्भव क्या हो जाएगा,
चार ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सप्तसार का तद्भव सितार हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, 14 नंबर, निम्नलिखित में किस वाक्य में संबोधन बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया? बताइए कहां पर संबोधन बोधक अव्यय का प्रयोग किया है। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कहां पर किया है। पढ़ लिया आपने अच्छे से। चलिए आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां से दक्षिण की ओर तालाब है, इसमें जो है संबंध बोधक, संबंध की बात कर रहे थे, यानी जो संबंध को दर्शाते हैं। देखो की ओर यहां पर एक संबंध बोधक अव्यय है भाई, वो समझा रहा है भाई की ओर, यानी कि एक दिशा निर्देश कर रहा है और इन दोनों को जो है कौन जोड़ रहा है, की ओर शब्द जोड़ रहा है, तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? बताइए कौन सा तत्पुरुष समास का सही उदाहरण हो जाएगा। अटकोना, गौरीशंकर, धीरे धीरे या फिर कालिदास कृत। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई कालिदास कृत जो है ऑप्शन नंबर डी, वो यहाँ पर सही तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जब कालिदास का हम समास विग्रह करेंगे ना, तो कालिदास द्वारा रचित हो जाएगा, ठीक है, और इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा और तृतीय तत्पुरुष रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वारा शब्द जो है उसके द्वारा इसको जो है जोड़ा जा रहा है, तो द्वारा शब्द जहाँ पर निकलता है, द्वारा कारक का लोप हो रहा है, तो वो आपका जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा और तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के 15 प्रश्न। बताइए 15 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। आइए इंग्लिश का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहे हैं। उससे पहले आप लोग बता दें, देखो भाई अपने सब्सक्राइबर 1,49,979 हो गए, ठीक है ना। अब कितने 21 सब्सक्राइबर कम है। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो जितने लोग देख रहे हो, जिससे 1.5 लाख हो जाए, ठीक है ना। 1.5 लाख का परिवार हो जाएगा अपना, फिर बढ़िया से एक ऑफर निकाल देंगे 1.5 लाख पे, ठीक है ना। लेकिन पहले सब्सक्राइब तो करो, जल्दी से करो यार, 21 ही तो कम रह गए हैं, है ना। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जितने लोग भी देख रहे हैं, जिससे 1.5 लाख हो जाए फटाक से। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, है ना, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, बढ़िया से जो है 1.5 लाख सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे। बढ़िया लगे, तुम्हें भी लगेगा भैया 1.5 लाख लोगों के साथ में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। क्या कहना है सर। In the following question, a part of sentence may contain an error. Identify the part that contain error and select your answer. If the sentence is free from error, select no error. मतलब इनका कहना यह है कि नीचे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आप इसमें से पता करके बताइए कि कहां पर इसमें गलती है। अगर कोई गलती नहीं है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है भाई। पढ़ के देख लेते हैं कहां पर गलती है। देखिए, if professional help is sought in time, a person addicted with drug and alcohol has a greater chance of recovering fully. अब इसमें आपको बताना भाई कहां पर गलती है, ठीक है। अब ये पूरा आपने पढ़ लिया है, बताइए कहां पर गलती है। चार ऑप्शन आपके सामने है कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जहां पर गलती है इसमें। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो ए पर्सन एडिक्टेड विद दिया है ना, तो एडिक्टेड के साथ में विथ नहीं लगता है, ठीक है ना। एडिक्टेड के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। नोट्स में देखना, हमने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना प्रीपोजिशन खुद लेकर के चलते हैं, है ना, और ये कंडीशन वाले ही प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एडिक्टेड का अर्थ होता है कि लत लगना, और लत के साथ में हमेशा क्या किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग यहाँ पर एडिक्ट के साथ में किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए प्रोफेशनल हेल्प इज साउट इन टाइम ए पर्सन एडिक्टेड टू ड्रग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू का प्रयोग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो एडिक्ट के साथ में विथ का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, ये नियम आपको ध्यान रखना है। अगला 17 नंबर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। वही बात है, वही आपसे पूछना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। यानी कह रहे हैं भाई जो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट है, यानी सरसों के जो बीज होते हैं वो हमको ऑयल देते हैं, यानी तेल देते हैं, सही बात है। एंड द लीव आर यूज अ वेजिटेबल, और उनकी जो पत्तियां होती हैं ना, उन पत्तियों का यूज हम किस लिए करते हैं, खाना, मतलब एक सब्जी के रूप में करते हैं। भाई देखो हम भिंड मुरैना के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सरसों ही होती है, ठीक है ना। और सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है, काला सोना कहते हैं हमारे यहाँ। अब रहते इंदौर में हैं लेकिन रहने वाले मुरैना के हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो सरसों की जो पत्ते होते हैं ना, सरसों के पत्ते, उन सरसों की पत्तियों को हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं, और उसको हम कहते हैं कांडर। बताओ कौन कौन ने कांडर खाई है, बताओ कौन कौन मुरैना का है। मुरैना से जो रिलेट कर रहा होगा, स्पेशली पोरसा वाला जो होगा, वो समझ रहा होगा कि सर कांडर क्या होती है, बताइए, है ना। तो हमारे यहाँ इनको क्या करते हैं कि कांडर की सब्जी बनाकर खा लेते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मस्टर्ड जो है, जो सरसों है, उसका तो हम बीज का यूज करते हैं तेल निकालने में, और सब्जियों और जो उसकी पत्तियां होती है उसको वेजिटेबल बना करके खा लेते हैं। तो बताइए कहाँ पर गलती आपको दिख रही है भाई। ये लीफ क्यों लिखा हुआ है ना भाई। पत्तियां तो बहुत सारी होती है ना, तो लीव्स होना चाहिए, या तो यहाँ लीव्स कर दो, या फिर अगर लीव लिखा है तो इसको आर हटा करके इज कर दो, ठीक है। तो गलती कहाँ पर है, इस वाले सेगमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी गलती हो जाएगी, कौन से सेगमेंट पे, ऑप्शन नंबर सी में गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको सही कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी गलत है, देखिए।
तो यहाँ पर लीव जो है वो क्रिया एक पत्ती के स्थान पर लीव्स होना चाहिए, ठीक है ना, यानी LEAVES हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों का खाते हैं ना, एक पत्ती की सब्जी थोड़ी बनती है भाई, पत्तियों को तोड़ करके हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीव्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है मेरे भाई। सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। चलिए 18 नंबर पर चलिए 18 पर चलते हैं। कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इडियम दिया गया है, आपको बताना इसमें से कौन सा जो है इसका सही अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालना है। कह रहे हैं बरी द अटैच, बरी द अटैच का अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी को भुला देना या पुरानी दुश्मनी को समाप्त कर देना, ठीक है। आप लोगों को भी कोई अगर पुरानी दुश्मनी आपसे कोई बात दिल पे लगी हो तो कह करके उसको निपटा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, नहीं फिर वो आगे चलकर कैंसर बन जाती है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बरी द अटैच को सही आइडेंटिफाई कर रहा है, बताइए। टू सेटल डिस्प्यूट यानी कि झगड़े को समाप्त करना, टू मेक अ सीक्रेट प्रिपरेशन ऑफ अटैक यानी कि अटैक करने के लिए एक बढ़िया सा सीक्रेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्सी यानी कोई ऐसी चीज है जिसको आप छुपा रहे हो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। टू चेंज द प्लान, प्लान के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू सेटल डिस्प्यूट यानी कि जो पहले हमारे झगड़े हो रहे थे उनको सेटल कर देना, यानी कि उसको जो है आपस में बातचीत करके निपटा देना, उसी को कहते हैं बरी द अटैच। कैसे याद करेंगे, बरी, बरी मतलब होता है कि भाई उसको तो बरी कर दिया, यानी कि आपने उसको दुश्मनी से बरी कर दिया, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना बरी द अटैच कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए 19 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बढ़िया से पढ़ के बताओ कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो बढ़िया से सही लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग जो है स्पेलिंग सही लिखी हुई है। मॉडल, अपीरियंस, डिसीव या फिर एक्सपेक्टेशनल। सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो डिसीव है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ, DECEIVE होता है, ठीक है ना। बाकी मोटल की अगर बात करेंगे, मोटल का अर्थ नश्वर होता है, उसकी स्पेलिंग होती है MORTAL, यहाँ पर TLE कर दिए तो गलत हो गया, ठीक है। अपीरियंस का अर्थ होता है उपस्थिति या फिर दिखावट, जिसकी स्पेलिंग होती है APPERANCE, ठीक है ना, ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी। और जो आपका असाधारण है यानी एक्सपेक्टेशनल का अर्थ क्या हो जाएगा, इसकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी EXCEPTIONAL, ठीक है। इनकी भी आपको सही मीनिंग भी देखने को मिल गई, बढ़िया से याद रखना, आगे आपसे आपके एग्जाम में ये टकरा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए। जुकाम सी हो रखी भैया, बस मैं यही सोच रहा हूँ 5 तारीख तक बढ़िया से रहे स्वास्थ्य, ठीक है ना, 5 को आपका एग्जाम है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो इतना असर तो होता ही है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, फिर वही बात है, आपको एरर ढूंढ करके बताना है, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर पर आपको क्लिक करना है। बताइए, ये पूरा दे रखा है, आई वाज एट ए पार्टी यानी कि मैं एक पार्टी में गया था, विद सम ऑफ माई फ्रेंड इन मुंबई यानी कि मैं पार्टी में मुंबई गया था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर बताइए, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ कहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना जो सम ऑफ है ना, यहाँ पर OFF वाला नहीं लगता है। सम ऑफ का मतलब होता है कुछ मेरे मित्र थे, तो वहां पर सम के साथ में ये वाला ऑफ लगेगा, OF वाला, ठीक है ना, ये FFF वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहां पर गलती हो जाएगी आपकी, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, विद सम ऑफ की जगह पर विद सम ऑफ हो जाएगा, केवल एक F लगेगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी एरर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन हमने आपको दे रखा है। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं। देखिए 21 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, ये वर्ड दिया गया, इसका एक शब्द हम क्या कहेंगे, बताइए। मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ट ऑफ फ्रूडेंटली एज ए जेन्युइन, यानी कि एक ऐसी चीज है जो देखने में तो बस जेन्युइन लग रही है, लेकिन वो चीज है कैसी, नकली है, फर्जी है। बताइए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउंटरफीट। काउंटरफीट क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जब वो चीज़ आपको देखने में असली लगती है ना, बहुत सारे जो है नकली, इसको कॉपी कहते हैं भाई कॉपी कंटेंट है ये, या फिर कॉपी, भाई नाइकी का जो शूज है वो कॉपी वाला शूज पहन रखे हो ना, तो वही होता है ऐसी नकली वस्तु जिसे असली बताकर धोखा देने के उद्देश्य से बनाया गया हो, उसे काउंटरफीट या फिर जाली नोट कहते हैं। जाली नोट है भैया, नकली नोट है ना। ऑथेंटिक का अर्थ होता है असली, डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझकर, और स्टॉन्च का अर्थ होता है कट्टर। तीनों का भी अर्थ आपको बता दिया, ध्यान रखना। काउंटरफीट का अर्थ होता है नकली या फिर किसी भी कॉपी चीज, ठीक है ना। जैसे जब हम एग्जाम एनालिसिस कराते हैं तो बहुत से ऐसे चैनल, 4-5 ऐसे चैनल हैं जो हमारे एग्जाम एनालिसिस के बाद में हमारे क्वेश्चन को एज इट इज उठा लेते हैं और शाम को जो है अपने उसमें लाइव जो है वीडियो में करवाते हैं, ठीक है ना। हमने कई बार भी कहा भाई ऐसा मत करो, इतनी मेहनत लगती है, बच्चों से पूछ करके हम क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी PDF बनाते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, आपको पका पकाया मिल जाता है, बढ़िया से वहाँ से कॉपी किया, वहाँ छाप दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कहते नहीं सर हम तो करेंगे, हम तो चोरी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। एक बात और आपको बता दें कि जब भी आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, किसी भी ऐप को आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर से, एक बार आप उस ऐप पर क्लिक कीजिए, उस ऐप के नीचे जाकर देख लिया करो, वहाँ पर एक रिव्यू रहता है, रिव्यू का ऑप्शन रहता है। रिव्यू में क्या रहता है कि
ये ऐप कैसा है, इसमें क्या-क्या बताया गया है, कोई फर्जी ऐप तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो जो लोग उसको उस ऐप को यूज़ किए रहते हैं ना, वो लोग उसमें अपना रिव्यू लिखे रहते हैं। तो वो रिव्यू ज़रूर पढ़ लिया करो। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करो है, ठीक है? उससे आपको जेन्युइन पता चल जाता है भाई आप मान लीजिए किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, मान लो वो कोई फ्रॉड ऐप है या कुछ भी है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो जो पहले यूज़ किए रहते हैं वो रिव्यू वहाँ पर डाल देते हैं, भाई इसको मत यूज़ करना, इसमें ऐसी-ऐसी समस्या है या फिर इसको मत लेना भैया, इसमें फ्रॉड कंटेंट डाल रखा है, ठीक है? कॉपी कंटेंट डाल रखा है, फालतू की चीज़ें डाल रखी हैं, इस ऐप को मत डाउनलोड करना या फिर इस चीज़ को मत लेना, ठीक है ना? और उस रिव्यू को जिसका ऐप है वो नहीं डिलीट कर सकता है, ठीक है? उस रिव्यू को केवल वही डिलीट कर सकता है जिसने वो रिव्यू किया है, ठीक है? और जो करेगा, जो सही चीज़ रहेगी वही तो रिव्यू करेगा, है ना? तो हमेशा किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके नीचे जाकर के उसका रिव्यू सेक्शन ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि इस ऐप में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें, चलिए। बहुत सारे लोग ऐसे नोट्स बेच रहे हैं 299 में ले लो, ले लो, ले लो भैया, ठीक है? और बाद में जब वहाँ जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं है उसके अंदर केवल एक जो है उन्होंने वो लगा रखा है, क्या कहते हैं थंबनेल लगा रखा, थंबनेल लगा के छोड़ दिया, अंदर क्लिक कर रहे हो तो कुछ नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है। अब तुम कुछ कह भी नहीं सकते हो, 299 का पहले से तुमसे उन्होंने पैसा ले लिया है, फ़ोन नंबर देंगे नहीं कि तुम कॉन्टैक्ट कर पाओ और अगर उनके लाइव फीड में जाकर बोलोगे सर ये फर्जीवाड़ा हो गया, मेरे साथ में आपके नोट्स लिए थे, तो तुमको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास में आई हैं, ठीक है? तभी कहते हैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले एक बार नीचे जाकर चेक कर लिया करो। चलो भाई, हाँ, 1 मिनट। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपको एक वर्ड दिया गया है हिडेसियस, इसका एंटोनिम आपको बताना है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा। घास्टली हो जाएगा, डिस्गस्टिंग हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए हिडेसियस का अर्थ क्या होता है। तो हिडेसियस का अर्थ होता है कोई चीज़ भद्दी हो, देखने में बहुत बेकार लगती हो, जिसको आप नहीं पसंद करते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज़ अट्रैक्ट करती हो अपन को, यानी उसकी तरफ आकर्षित होते हो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो हिडेसियस का अर्थ होता है अत्यंत भद्दा, कुरूप या फिर भयंकर। इसका उचित विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। देखिए 23 नंबर कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए कह रहे द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज का इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, डैश द आइडिया ऑफ टिपिंग पॉइंट्स 2 डिकेड एगो, यानी कि दो डिकेड पहले उन्होंने ये आइडिया पेश कर दिया था। अब आपको बताना है यहाँ पर हम क्या भरेंगे, बताइए। बाउंडेड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, शॉर्ट हैंड करेंगे या फिर विदड्रॉन करेंगे, क्या करेंगे? तो भाई किसी भी चीज़ को अगर पेश किया जा रहा हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूस, कहते हैं भाई तुम इंट्रोडक्शन करा दो, ठीक है? तो कह रहे हैं कि 2 दशक पहले जो है इसको पेश कर दिया था, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है पेश करना, ठीक है ना? आइए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए तो वाक्य के संदर्भ में इंट्रोड्यूस का अर्थ जो है वो पेश करना है, सबसे सटीक विकल्प हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि आईपीसीसी ने 2 दशक पहले टिपिंग पॉइंट्स के विचार को पहली बार पेश किया था, यानी उसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, कहेंगे नहीं लेट मी इंट्रोड्यूस द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया, फिर उसके आगे आप अपना अपना नाम लगा लो। आप ही सबसे पावरफुल इंसान हो भाई, कोई किसी के लिए पावरफुल नहीं है, ठीक है ना? आप खुद में पावरफुल हो, जिसके आपके अंदर वो शक्तियां हैं कि आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बस अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है ना? जो विश्वास नहीं करते हैं फिर उनको लगता है सबसे कमजोर हम ही, नहीं भैया तुम सबसे पावरफुल हो, ठीक है ना? तो लेट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मानी खुद को इंट्रोड्यूस करो सबसे, भाई मैं हूं पावरफुल, ठीक है ना? खुद को खुद से इंट्रोड्यूस जिस दिन कर लोगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 24 नंबर फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ब्लैंक, यानी वही बात है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक भरना है। बताइए क्या होगा। कह रहे कनिका केम बैक फ्रॉम हर स्कूल ए वाइल। अब ये वाइल के आगे क्या लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे, इनसाइड लगाएंगे, अराउंड लगाएंगे, एगो लगाएंगे। बताइए क्या कह रहे हैं। सही आंसर आपका एगो हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की चीज बता रहा है। तो जब भी पास्ट के बारे में कोई समय घटना के बारे में बताया जाए तो एगो का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ए व्हाइल एगो एक प्रचलित अंग्रेजी वाक्यांश भी है, ठीक है ना? ए व्हाइल के साथ में हमेशा एगो आता है, बस इतना ध्यान रखो। कहीं पर भी ए व्हाइल मिल जाए, पास्ट की बात की जाए, एगो लगा देना, चुपचाप, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ए व्हाइल एगो, ये पूरा सेंटेंस याद रखना। इसका अर्थ होता है कुछ समय पहले। चलिए 25 नंबर देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ये विवेसियस एक शब्द दिया गया है, इसका एंटोनिम आपको बताना है। बताइए क्या होगा एंटोनिम। 4 ऑप्शन ये है आपके सामने, बताइए। एंटोनिम यानी कि यहाँ पर उल्टा बताया जा रहा है। तो विवेसियस का अर्थ होता है जो बहुत ही कह सकते हैं कि फुर्तीला हो, कोई भी काम करने में बिल्कुल भी मना नहीं करता हो। तुमने कह दिया भाई पढ़ लो तो पढ़ लेगा, तुमने कहा भाई दौड़ लगा तो लगा देगा। तो विवेसियस एक मतलब फुर्ती वाला इंसान होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हमेशा आलस में रहता है। तो आलस का ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, आलस का ऑप्शन हो जाएगा लिथार्जिक। लिथार्जिक का अर्थ होता है आलसी व्यक्ति, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विवेसियस का अर्थ होता है हमेशा जोश से भरा हुआ या फिर जीवंत, जिसको हम कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा क्या, एंटोनिम लिथार्जिक हो जाएगा, जो हमेशा सुस्त या फिर आलसी रहता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर देखिए कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है? इनकम्बरेंस दिया गया है, इनकम्बरेंस का सिनोनिम आपको बताना है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहले आपको पता होना चाहिए इनकम्बरेंस का अर्थ क्या होता है, ठीक है?
उसके बाद ही तो आप सिनोनिम देख पाएंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्टेकल। इम्ब्रेंस का अर्थ होता है भाई बाधा, किसी चीज में रुकावट उत्पन्न करना, ठीक है ना, या फिर किसी चीज में रुकावट या फिर बोझ बन जाना किसी के ऊपर। तो इसमें से आपको जो है सही समानार्थी इसका ऑब्स्टेकल हो जाएगा। ऑब्स्टेकल का भी अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज में बाधा बनना। तो तुम्हारी सफलता में कोई भी चीज बाधा बन रही हो तो उसको तुरंत जड़ से हटा दो भाई, है ना। अगर तुम्हारा मित्र अगर आपके सफलता में बाधक बन रहा है, उससे कह दो भैया राम राम, जब सफल हो जाएंगे फिर तुमसे मिलेंगे। कोई मित्र ही आपकी अगर बाधा बन रही है तो कह दो भैया राम राम, दोबारा मिलेंगे, सफल होकर के कृषि विस्तार अधिकारी नाम के आगे लगा रहेगा, फिर आपसे जो है मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ समय के लिए हमें माफ़ करो भैया, 5 तारीख के बाद संपर्क करें, ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं, अरे भैया जुकाम। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ये आपको जो है वर्ड दिया गया, इसका सिनोनिम आपको बताना है। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिसलीडिंग। ठीक है, डिसेप्टिव का अर्थ होता है धोखे में रखना, धोखा देने वाला व्यक्ति या फिर कोई किसी से छल कर रहा है। और मिसलीडिंग का भी अर्थ वही होता है कि भाई आप हमें मिसलीड कर रहे हो, इसका समानार्थी मिसलीडिंग हो जाएगा गुमराह करने वाला। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस में कंटेन एरर, वही एरर वाली बात है, यानी आपको एरर फाइंड करना है। बताइए द नंबर ऑफ केसेज ऑफ रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग आर ऑन द राइज, यानी कि जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, किसके, यानी कि रश ड्राइविंग के। रश ड्राइविंग का अर्थ होता है कि मतलब ऐसे गाड़ी चला रहे हो, किसी का भी एक्सीडेंट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ पर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन से में ऑप्शन में गलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ जहाँ पर लगा रहता है ना, उसके साथ में सहायक क्रिया सिंगुलर आती है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आर लगा दिया, तो आर नहीं लगेगा, यहाँ पर ए जाएगा। द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वाक्य में द नंबर ऑफ का प्रयोग हुआ है, जिसके साथ हमेशा एक वचन सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए आर के स्थान पर इज का प्रयोग सही हो जाएगा। ड्राइविंग इज ऑन द राइज हो जाएगा, यानी कि जो रश ड्राइविंग है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ड्राइविंग वैसे भी बहुवचन थोड़ी होगी, ड्राइविंग तो एक ही व्यक्ति करेगा ना, तो ड्राइविंग के लिए यहाँ पर हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। 29 देखिए, 29 कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेंट ग्रामेटिकल एरर, यानी एरर आपसे पूछ रहे हैं। ही सेट डाउन इन द डार्कली कॉर्नर एंड कवर्ड हिज फेस, यानी कि वो एक डार्कली कॉर्नर में जाकर के बैठ गया, अंधेरे वाले स्थान पर कोने में जाकर बैठ गया। कवर्ड हिज फेस, अपने मुंह को ढक लिया, एंड वुड नॉट से ए सिंगल वर्ड टू एनीवन, यानी और किसी से भी एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। हो गया होगा उसके साथ में कुछ ऐसा, है ना, मित्री धोखा वोखा दे दिया होगा, कुछ हो गया होगा उसके साथ में, इसलिए वो जाकर के एक जो है डार्क कमरे में बैठ गया था। अब बताइए यहाँ पर गलती कहाँ पर है। तो देखो डार्कली कभी भी यहाँ पर डार्कली कॉर्नर का प्रयोग नहीं होगा, है ना, ये एक नाउन है, नाउन के साथ में ये डार्क का प्रयोग होगा, क्या होगा, डार्क। ठीक है, यानी एक अंधेरे कोने में जाकर के बैठ गया था, डार्कली थोड़ी होगा। ये सेट डाउन इन अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में जाकर के वो बैठ गया था, यानी डार्कली कॉर्नर में यहाँ पर गलती है। कहाँ पर है ये ऑप्शन में, ये कहाँ पर है वो देख लो, डार्कली ये रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो कॉर्नर एक नाउन, एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में हम डार्क का प्रयोग होना चाहिए, ना कि डार्कली का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए डार्कली जो है एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब का प्रयोग नाउन के आगे नहीं करते मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर कह रहे हैं, अरे भैया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ये आपको इडियम दिया गया, इसका आपको जो है सही मीनिंग बताना है। कह रहे हैं मूव द गोल पोस्ट, मूव द गोल पोस्ट का क्या अर्थ हो जाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, ये PYQ है मेरे भाई, है ना, यही बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनफेयरली अल्टर द कंडीशन ऑफ रूल्स ए प्रेडिक्यूर ड्यूरिंग इट्स कोर्स, यानी कि एक अलग से जो है नियम बना देना कि भाई किसी को आगे बढ़ाने के लिए जो है अलग से नियम बना दे रहे हैं, जो कि गलत नियम होता है। तो मूव द गोल पोस्ट मुहावरे का अर्थ है किसी प्रक्रिया के बीच में ही अनुचित तरीके से नियमों या शर्तों को बदल देना, ताकि किसी के लिए सफल होना मुश्किल हो जाए। जैसे अभी किया था उसमें, टीचिंग वाले एग्जाम में कर दिया था, ठीक है ना, बीच में ही कह दिया भैया अब से ये नियम लागू हो जाएगा, जिससे बहुत सारे लोग बाहर हो गए थे। तो ये एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का मूव द गोल पोस्ट होता है, यानी कि आप किसी भी भर्ती के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, शुरू में बता दो ऐसा होगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ें। चलिए इंग्लिश के 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप बताइए 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं। अगले 15 प्रश्न आपके सामने रीजनिंग के आने वाले हैं। चलिए इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे, इसमें अपन टाइम लगाएंगे, टाइम देंगे अपन, है ना। चलो पहला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो आपको ज्ञात करना है। ये पूरे दी गई है, अपन इसके लिए क्या करते हैं आपको बता रखा है, एक शब्द पकड़ो और उसको आगे बढ़ाते चले जाओ। ई के बाद में जी आ रहा है, यानी क्या छोड़ रहे हैं, एफ छोड़ रहे हैं, ठीक है, एफ छोड़ के जी आ जा रहा है, EFG। जी के बाद में एच छोड़ के आई कर दे रहे हैं, आई के बाद में GHI, जे छोड़ के के कर दे रहे हो, के बाद में क्या आएगा,
जे के एल छोड़ के एम कर दो, तुम एल छोड़ दो और एम कर दो, तो पहला लेटर तो एम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहला लेटर हमको पता चल गया तो हमको आंसर ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल ऑप्शन नंबर बी है जिसपे पहला लेटर एम है, बाकी तीनों अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही लेटर तुमने फाइंड आउट किया, वैसे ही तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ गया। कर क्या रहे थे यहाँ पर, एक एक का गैप चल रहा था। ठीक है ना, एक अक्षर छोड़ करके गैप चला रहे थे। तो के बाद हमने भी एक अक्षर छोड़ा, एल छोड़ा, और एल के बाद में एम लिख दिया। जैसे हमको एम मिला वैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई हो गया। ठीक है, बाकी इधर से उल्टा चलोगे तो पी के बाद में क्यू छोड़ के आर कर रहे हैं, एस छोड़ के टी कर रहे हैं, यू छोड़ के बी कर रहे हैं, तो पी कैसे आएगा, पी आएगा आपका एन, एन के बाद में ओ छोड़ करके पी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक एक का गैप चल रहा था, पीछे से भी और आगे से भी। ठीक है, तो एम एन आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला दे रखा आपके सामने, देखिए क्या कह रहे हैं ये, एक मिनट थोड़ा सा। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर पहला लेटर भी वेरीफाई कर लोगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पहले लेटर में यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है ना। अगर एक मिल जाता अगर आपको तो आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो आर के बाद में जेड लिख रहे हैं, यानी आर का संबंध जेड से है। आर कितने पे 18 पे आता है, जेड कितने पर 26 पे आता है, यानी कि इसमें तो सर 8 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना कौन सा है, पहला लेटर पी है। पी कितने पे आता है, 16 पर आता है। तुम भी 8 जोड़ दो, पी में 8 जोड़ेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे, 24 आ जाएगा। 24 पे कौन सा लेटर आता है, 24 पर सर एक्स आता है, और एक्स केवल एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करना हो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। ठीक है ना, करना चाहते तो कर लो। ठीक है, आर के बाद में देखो जे कितने पर आता है सर, जे आता है आपका, जे के 10 नंबर पर जे आता है। ठीक है, जे से ये कहाँ पर पहुंच गए हैं, जेड पर पहुंच गए हैं, यानी जेड आपका 26 पे आता है, तो पीछे चल रहे हैं ये। ठीक है ना, जेड से जे से पीछे चल रहे हैं, पीछे कितना चल रहे हैं, -9 कर रहे हैं ये। ठीक है ना, -9 कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर पहुंच जा रहे हैं आपका, जे से ए पर पहुंच जा रहे हैं। ए लिखा हुआ है, देखो ना क्या कह रहे हैं, जे का संबंध किससे बता रहे हैं, दूसरे नंबर पर ए है ना, तो ए से बता रहे हैं। तो जे आपका आता है 10 नंबर पर और ए आपका आता है 1 नंबर पर। 10 से 1 पर पहुंचेंगे, -9 करेंगे, यानी -9 ये कर रहे हैं। अपन भी -9 कर लेंगे भाई। आई है, आई कितने पर, 9 नंबर पे आता है, इसमें से -9 करेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 0 पर। और 0 का मतलब क्या होता है, वापस उल्टा चलना, तो आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स के बाद में जेड आना चाहिए, तो सर एक्स के बाद में जेड भी आ रहा है, यानी यहाँ पर बिल्कुल सही वेरीफाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं क्योंकि अपने पास में 1 घंटे का ही समय रहता है। 1 घंटे में आपको हम जो है चाहते हैं बढ़िया से समझा करके पूरा कंप्लीट करवा दें। चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जो है दिशा और दूरी का है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो, पहले वीडियो पॉज कर लो, डायग्राम बना लो, उसके बाद आंसर ले दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये आपका जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। लो आंसर ही पता चल गया, 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ठीक है, पहले आप सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं, फिर हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है ना भाई, ये रहे सारे ऑप्शन। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। कह रहे हैं कोमल बिंदु ए से उत्तर की ओर चलती। ठीक है, ये रहा हमारा बिंदु ए, यहाँ से उत्तर की ओर चलती कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 चल गई उत्तर की ओर। फिर कह रहे हैं वह दाएं मुड़ती 5 किलोमीटर और चल देती है। ठीक है, दाएं मुड़ा दो, 5 किलोमीटर चला दो। ठीक है सर, ठीक है, दाएं मुड़ती 5 किलोमीटर चल गई। फिर वह दाएं मुड़ती 5 चल जाती है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ा दिया, 5 चला दिया। ठीक है, अंत में एक और दायां मोड़ लेती है। ठीक है, एक बार और दाएं मुड़ गई और अब बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। तो 5 किलोमीटर तो ये हो गया, 5 किलोमीटर और चला दो। अब यहाँ पर कहाँ पर आ गई, बिंदु बी पर आ गई। अब क्या कह रहे हैं वो देख लो। अब कह रहे हैं कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए। देखो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए इसे वापस मुड़ना पड़ेगा, तब यहाँ बिंदु ए पर आएगी। और दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, यानी दूरी की पूछे तो दूरी तो सर 5 किलोमीटर आ जाएगी। और किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो अभी इधर मुंह करके खड़ी थी, अब इसको उल्टा चलना पड़ेगा, यानी अभी तो पश्चिम में जा रही थी, अब उल्टा चलेगी तो कहाँ पर जाएगी, पूर्व में जाएगी, यानी पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, तो सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में उसको चलना पड़ेगा। इस तरह से आप आराम से जो है इसको सॉल्व करके बनाते चलेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। किसी के चक्कर मत पड़ना कि भाई ट्रिक लगा दो, इतना गया उतना, ये ट्रिक लगा दो, उस टाइम पर ट्रिकें हवा हो जाती हैं। ठीक है ना, इतना प्रेशर रहता है दिमाग पर कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हवा हो जाती है, ट्रिक पता नहीं चलती कहाँ गई ट्रिक। ठीक है ना, ऊपर से माइनस मार्किंग का टेंशन अब और रहता है, तो और भी ट्रिक काम नहीं करती वहाँ पर। ठीक है ना, बाकी सॉल्यूशन ये आपका यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये मत कहना क्या कर रहा है सर, बीच में रोक देते हो, जुकाम का सीजन है भैया। ठीक है ना, छींक वीक आती है तो रोकना पड़ता है तुमको, सर इसी में छींक रहे हो। ठीक है ना, चलो देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो गायब हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए, कौन सी चीज़ गायब लग रही है आपको। पहली बात तो हम देख रहे हैं 343 किसका क्यूब होता है सर, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है सर, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है सर, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, एक चीज़ गायब कर दी है, फिर 5 का क्यूब लिख दिया है 125, फिर 4 का क्यूब रख दिया है। अब क्या चीज़ गायब है यहाँ पर, तो पीछे देखो 4 5 6 गायब है सर।
6 का 6 नहीं लिखेंगे, 6 का क्यूब लिखेंगे। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसको वैसे भी आप वेरीफाई कर सकते थे कि दो ही चीज़ हमको, देखो यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है ना, तो जो भी आंसर होगा पहली बात तो क्यूब होगा। दो ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे। 104 किसी का क्यूब नहीं होता है, 305 किसी का क्यूब नहीं होता है। अब यहाँ पर बचा 343 और 216। भाई 343 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये दोबारा थोड़ी आएगा। तो बचा कौन? 216 बचा, जो 6 का क्यूब होता है। ठीक है ना, 216, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ये यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से आपको विषम ज्ञात करना है, कौन सा इसमें से अलग है। बताइए भाई कौन सा अलग है इसमें से, चलो बताओ। टाइगर हो जाएगा, तेंदुआ, वाइल्ड कैट या फिर लोमड़ी, कौन सा इसमें से अलग है? बताइए कौन सा अलग है, बताओ। सही आंसर आपका हो जाएगा लोमड़ी। जो लोमड़ी है ना, ये कुत्ता प्रजाति की होती है, ठीक है ना, ये बिल्ली प्रजाति की नहीं होती है। देखो ये तीनों बिल्ली प्रजाति के, टाइगर को भी एक बिल्ली माना जाता है, तेंदुआ भी बिल्ली का, वाइल्ड कैट भी बिल्ली प्रजाति का, इसमें तो कैट लगा हुआ है। लोमड़ी जो है वो स्वान यानी कि कुत्ता प्रजाति की होती है, ठीक है ना, तो ये कुत्ते के अंदर काउंट की जाती है लोमड़ी, तो इसलिए अलग हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर आपका दिया गया है क्या? चिन्ह परिवर्तन वाला, चिन्ह बदल करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलो भाई फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं प्लस का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुणा है। अब आपको चेंज करना है और आंसर देना है। बताइए, पहले आप कर लो। चलो 76, भाग की जगह पर क्या लिखना है? भाग की जगह पर सर भाग का अर्थ देखो क्या है, भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस लगा दो, 24 लिख दो। ठीक है, प्लस का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ सर माइनस है, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। उसके बाद 30 लिख देते हैं। माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा लगा देते हैं, 2 लिख देते हैं। बस सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। आपका 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये तो 60 हो गया, माइनस 76 प्लस 24। ठीक है, जब 76 और 24 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 में से 60 घटा दो, 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बता दें, उनके लिए जो है रक्षक बैच पीडीएफ जो है लॉन्च कर दिया है हमने, और जिन लोगों ने इसकी नोट्स ले रखी है उनको वो बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका सारा कंटेंट जो है आपका पुलिस वाला इसी आपके जो है आरईओ में ही मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने ये वाला नोट्स ले रखा है उनको रक्षक बैच की नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई 37 नंबर देखो, अगर ये वाला आप ले लोगे ना तो इसमें आपको एसआई के भी नोट्स मिल जाएंगे और आपका रक्षक बैच के भी नोट्स मिल जाएंगे। कह रहे हैं अमृत कक्षा में ऊपर से 20वीं रैंक पर है, जबकि उल्कित कक्षा में नीचे से 15वीं रैंक पर है। अमृत और उल्कित के बीच में 7 व्यक्तियों का अंतर है। बताइए उसमें जहां अमृत उल्कित से बेहतर प्रदर्शन करता है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप सॉल्व करो फिर हम बताते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपने देख लिए। ठीक है, एक बार पूरा एक साथ में दिखा देते हैं ना, बढ़िया से सॉल्व करो आप। ये देखो, अब आप वीडियो पॉज करो, आराम से सॉल्व करो। अब हम सॉल्व कराएं, चलो देखो देखो कह रहा है भाई अमृत कक्षा में ऊपर से 20वीं रैंक पर है, यानी कि ये इधर से 20वीं रैंक पर है, ये 20 नंबर पर है। ठीक है, उल्कित कक्षा में नीचे से 15वीं रैंक पर है, यानी कि ये 15वीं रैंक पर है। ठीक है, इनके बीच में 7 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यानी 7 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं जहां पर अमृत जो है वो उल्कित से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है ना भाई, अमृत अगर उल्कित से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तभी तो ऊपर से 20वें नंबर पर है, यानी कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं दिया गया होता कि अमृत उल्कित से बेहतर है तब हमको ओवरलैप का सिस्टम हो सकता था, लेकिन इसमें ऑलरेडी बोल रखा है भैया उल्कित इसीलिए आगे है क्योंकि ये इससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब कुछ भी नहीं करना है, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, तो बस टोटल बताना है, तो बस तीनों को जोड़ लो बस सीधे सीधे। ठीक है, 20 और 7 27 होता है, 27 और 15 कितना होगा? 27 और 10 37, 37 5 42, टोटल 42 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? देखो ओवरलैप वाले सिस्टम में समस्या होती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बता रखा भाई ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत जो है वो इससे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो अमृत तो 20वें नंबर पर है, 20 से पहले 19 लोग हैं, तो ये टोटल 20 हो गए, बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं 7 का गैप है, और ये नीचे से कौन से स्थान पर? 15वें पर है, यानी कि इसके बाद में 15 लोग और बैठे हुए हैं। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 42 यानी 42 आएगा। ठीक है, ये आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 38 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। देखो 40 बच्चों की ये कक्षा है, सुनेत्रा का स्थान ऊपर से 8वां है, यानी सुनेत्रा जो है ना ऊपर से 8वें स्थान पर है। ठीक है, सुजीत सुनेत्रा से 5 स्थान नीचे, यानी सुजीत जो है 5 स्थान नीचे है, यानी कि सुजीत कैसे आ जाएगा? ऊपर से किसने पे आ जाएगा? ऊपर से 8 5 13वें स्थान पर आ जाएगा सुजीत। ठीक है, कह रहे हैं नीचे से सुजीत का स्थान क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई देखो इसका एक सूत्र होता है, अगर टोटल आपको निकालना तो लेफ्ट प्लस राइट -1, अगर आपको टोटल निकालना होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। सुजीत का स्थान पूछ रहे हैं, हमने ये पता कर लिया कि सुजीत का ऊपर से 13वां स्थान है। कैसे है बताया ना भाई, वो 8 नंबर पर है, उससे 5 स्थान आगे सुजीत है, यानी 8 और 5 सुजीत कौन से पे हो गया? 13वें स्थान पर हो गया। तो ऊपर से हमको पता चल गया टोटल कितना दे रखा है, टोटल तो सर 40 दे रखा है। ठीक है, लेफ्ट की जगह पर मान लो कि वो ऊपर से बोल रहा है, तो ऊपर से उसका 13वां स्थान है।
ठीक है। राइट से हमको पता करना है, यानी नीचे से पता करना है, और -1 कर दो। 13 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब इधर ले आओ इसको, तो 40 में से 12 घट जाएगा, 40 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 28 आ जाएगा। यानी कि नीचे से उसका स्थान कौन सा है? 28वां है। कहाँ पर है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट को ऊपर प्लस नीचे मान लो। ठीक है ना, सूत्र याद रखो हमेशा, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऊपर नीचे की बात की गई हो, इसको ऊपर मान लो, अप मान लो, इसको लो मान लो, नीचे मान लो। ठीक है ना, इसी की जगह पर इसका मान रखते चले जाओ, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा 28। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। चलो आगे बढ़ें। हाँ, ये प्रश्न जो आपका आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, चलो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि आइसक्रीम को ये लिखा जाता है, मैगी को ये लिखा जाता है, तो भाई बताओ सिनेमा का कोड क्या हो जाएगा? सिनेमा का कोड आपसे पूछा है, पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या संबंध चल रहा है। ठीक है ना, तो आई के बाद में जे आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट बाद में लिख दे रहे हैं, अगला लेटर लिख दे रहे हैं। तो सी के बाद में क्या आएगा? सी के बाद में सर डी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद में सी के बाद में क्या आ रहा है? सी के बाद में सर ई लिख रहा है, यानी बीच में कितने गैप कर रहे हैं? सी डी छोड़ रहे हैं, यानी एक लेटर छोड़ रहे हैं, फिर ई लिख रहे हैं, तो अपन भी एक लेटर छोड़ दो। आई के बाद में जे छोड़ करके के लिख दो, तो डी के हो गया। ठीक है भाई, ई के बाद में क्या लिख रहे हैं? ई के बाद में सर एफ लिख रहे हैं, डायरेक्ट अगला लेटर ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? एन। एन के बाद में क्या लिख देंगे अपन? एम लिख देंगे, डी के एम हो गया। ठीक है भैया, चलो नहीं देखो, एन है ना, एन के बाद में ओ आ जाएगा ना भाई, एन के बाद में ओ आता है ना, एम एन ओ। ठीक है ना, तो डी के ओ आ गया। ठीक है, सी के बाद में क्या लिख रहे हैं? तो सी के बाद में सर डी छोड़कर ई लिख रहे हैं, तो अपन भी एक छोड़ दो। ई के बाद में एफ छोड़ के जी लिख दो, यानी एक बार में अगला लेटर लिख रहे हैं और अगली बार में एक छोड़कर लिख रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? ई के बाद में एफ छोड़ के जी लिख दिया। अब एम के बाद में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, डायरेक्ट अगला। ए के बाद में बी छोड़ के सी लिख देंगे, तो डी के ओ जी एन सी सही आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, डी के ओ जी एन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या पैटर्न चल रहा था? पहले तो इसके जस्ट बाद वाला लिख रहे थे और अगले में एक जोड़ करके लिख रहे थे। ठीक है ना, मतलब एक लेटर छोड़ करके लिख रहे थे, वैसे हमने इसमें अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बढ़िया से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन देख लीजिए। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आ गया कोडिंग वाला, चाइनीज कोडिंग कहते हैं इसको भैया। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करने की बढ़िया से विधि बताते हैं। कह रहे हैं ऑल द बेस्ट को KANA, इसको काना सा पढ़ो, का ना और सा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट को ला ना मा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ऑल इज गुड को सा मा जा के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में गुड को कैसे लिखेंगे? गुड का कोड आपसे पूछा गया है। अब कुछ मत करो, आप किसी पर ध्यान मत दो, गुड पर केवल ध्यान दो। गुड कहाँ पर दिया गया है? सर गुड एक यहाँ पर लिखा हुआ है, और सर कहाँ पर लिखा है गुड? और सर एक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट से अब हमें कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमें गुड का स्थान पता करना है। तो अब हमको केवल दो से मतलब रहना चाहिए, एक ला ना मा से और दूसरा सा मा और जा से। अब देखो ये दोनों में गुड दिया गया है ना, दोनों में गुड है। ठीक है, अब देखो दोनों का कौन सा कोड है जो मैच कर रहा है? ला ना मा, यानी कि मा यहाँ पर भी है और सा मा जा, यानी मा यहाँ पर भी है, और कोई मैच नहीं कर रहा है। देखो है ना, देखो इन दोनों में गुड मैच कर रहा है। हाँ सर मैच कर रहा है गुड। इन दोनों में कोड में कौन सा मैच कर रहा है? केवल एम ए मैच कर रहा है। एम ए यहाँ पर भी है और एम ए यहाँ पर भी है, तो सीधी बात हो गई, गुड का फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड का कोड क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें से आपको विषम चुनना है, ये थोड़ा ऑड वन आउट आपको चुनना है, बताइए कौन सा इसमें से अलग है। चलो देख लेते हैं भाई। बी का स्थान कौन सा है? 2 के बाद में एल का स्थान कौन सा है? 12 है। ठीक है, इसको कैसे लिख रहे हैं? डी लिख दे रहे हैं। डी का मतलब क्या हो जाएगा? 4। एक्स का मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है सर। सी का मतलब क्या होता है? 3। उसके बाद में एच का मतलब क्या होता है? G7 H8, H 8वें नंबर पर आ जाएगा। इसको क्या लिख रहे हैं? एफ का मतलब 6 लिख रहे हैं, पी का मतलब 16 लिख रहे हैं। आपको एक पैटर्न दिख रहा है? सब में 2 का गुणा कर रहे हैं भाई। 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, 12 में 2 का गुणा किया 24 आ गया। ठीक है सर, फिर 3 में 2 का गुणा किया 6 आ गया, 8 में 2 का गुणा किया 16 आ गया। यानी कि पहले वाले लेटर में 2 का गुणा करके अगला लिख रहे हैं, ये हमको यहाँ पर पैटर्न पता चल गया। ठीक है ना, तो अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों का तो हमने पता कर ही लिया है। अब इसको देखो, ई कौन से नंबर पर आता है? सर ई आता है ABCD, ई सर 5वें नंबर पर आता है। 5 में 2 का गुणा करेंगे यानी 10 आना चाहिए, यहाँ पर जे आना चाहिए। जे आ रहा है क्या? हाँ सर जे आ रहा है, ये तो बात सही हो गई। एम कौन से पर आता है? सर एम 13 नंबर पर आता है। 13 में 2 का गुणा करो, क्या आएगा? 26 आएगा, यानी कि यहाँ पर आगे जेड आना चाहिए, तो जे के आगे जेड आ रहा है, ये भी सही है। यानी ये तीनों तो एक ही नियम का फॉलो कर रहा है, यानी कि ये तीनों तो अपना आंसर होंगे नहीं भाई। विषम चुनने को बोला गया है, तो बचा कौन? बचा सर ये ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लो। आई कौन से नंबर पर आता है? 9 में आता है। 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 पर आर आना चाहिए, यानी आर जो है 18 नंबर पर होता है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, जी कौन से पर आता है? जी सर 7 पे आता है। 7 में 2 का गुणा करो 14,
14 पर क्या आएगा, 13 पर m आता है, ठीक है, 14 पर n आना चाहिए, यानी कि r के बाद में n आना चाहिए 14 नंबर पर यहाँ तो o आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, o नहीं यहाँ पर n आना था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। पूरा सॉल्यूशन आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन और जो हमने आपको बढ़िया से लिख कर बता दिया, आप आराम से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिख कर बताया है, जिससे कोई समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आपसे कह रहे हैं कि आपको एक अनुक्रम दिया गया, ये अनुक्रम आपको पूरा करना है। बताइए, इसको सॉल्व कीजिए पहले आप लोग, फिर उसके बाद में हम जो है आपको बताते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए जुकाम ने ऐसा परेशानी, चलो देखो, आर के बाद में जे आ रहा है, जे के बाद में बी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एल आ रहा है। अच्छा, इसमें कौन सा क्रम चल रहा है वो पहले देख लो। देखो पहला वाला लेटर, देखो पहला वाला लेटर सब में अलग है, यानी तुम अगर पहला लेटर फाइंड आउट कर लेते हो तो तुम्हारा आंसर अपने आप निकल करके आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो पहला लेटर ही फाइंड आउट करते हैं। आर 18 पे आता है, हाँ सर। आर के बाद में जे, जे कितने पे आता है सर, जे आता है आपका 10 नंबर पर, ठीक है। जे के बाद में बी, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो गैप देखो कितने का चल रहा है सर, 18 में से -8 कर रहे हैं, 10 में से -8 कर रहे हैं, तो 2 में से भी -8 कर दो, ठीक है। 2 में से -8 करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, देखो 2 मतलब कि अगर आप 2 में से 2 का मतलब हो गया बी, बी में से -8 करो, ठीक है। तो बी में से अगर -8 करोगे तो तुम पहुंचोगे किस पर, देखो बी में से -8 करोगे तो टी पर, यानी कि 20 पर पहुंच जाओगे। 20 में से -8 करो तो 20 में से -8 करेंगे तो 12 पर आ जाएंगे, 12 पर एल होता है। एल में से -8 करो यानी 12 में से 8 घटाओगे तो 4 पर आ जाएंगे। और 4 पर क्या होता है सर, 4 पर डी होता है भाई, ए बी सी डी, 4 पर डी होता है। तो जो जिसका शुरुआत डी से हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी की शुरुआत डी से हो रही तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो -8 चल रहा है, और अगर अगले लेटर की बात करेंगे तो ए के बाद में एफ आ रहा है, यानी कि +5 हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे लेटर में +5 हो रहा है, पहले लेटर में -8 हो रहा है। इसी नियम को फॉलो करते हुए हमने आंसर निकाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। आगे बढ़ें, 43 नंबर पर चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्या करा है, एफ, एफ के बाद में के आ रहा, फिर पी आ रहा, फिर यू आ रहा, अगला लेटर आपसे पूछा गया है, ठीक है। एफ, एफ के बाद में देखो एफ जी एच आई, 3 छोड़ करके के आ जा रहा है, ठीक है। के बाद में के एल एम एन यानी 3 छोड़ करके फिर पी आ जा रहा है। पी के बाद में आर एस टी, फिर यू आ जा रहा है, तो यू के बाद में 3 छोड़ दो, वी डब्ल्यू एक्स छोड़ करके, यानी अगला आपका क्या आना चाहिए, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स यानी वाई या फिर जेड आना चाहिए। कैसे हो रहा है, एक बार फिर से देखो। एफ आपका कितने पे आता है, एफ हमारा सर 6 नंबर पर आता है, ठीक है। के कितने पर आता है, के सर हमारा आता है जे के यानी 11 नंबर पर आता है, 5 नंबर का गैप चल रहा है, ठीक है। देखो पी कितने पे आता है सर, 16 पे आता है। यू कितने पे आता है, यू आपका आता है टी यू यानी 21 नंबर पर, यानी 5 5 का, देखो 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 5 जोड़ा 21, 21 से 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, +5 करेंगे तो 26 आएगा। 26 पर कौन आता है, 26 पर जेड आता है सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। +5 हो रहा था इसमें, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला है 44। देखिए 44 क्या कह रहे हैं भाई, आप बड़ी बढ़िया से पहले इसको सॉल्व करके देख लो, फिर आपको इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलो देखो आर का संबंध टी से है, यानी आर कितने पर आता है, 18 पर, टी कितने पर आता है, 20 पर, यानी 2 जोड़ रहे हैं सर, ठीक है भैया। आगे देखो पी 16 पर आता है, पी के बाद में एन आ रहा है, ठीक है। पी 16 पर और एन कितने पर आता है सर, एन आता है 13 14, 13 पर एन आता है ना भाई। देखो पी एम एन ओ, एम 13 पर, ये 14 पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, एम आता है कितने पर, 13 पर आता है एम, ठीक है। और 13 का संबंध किससे, ओ से, यानी कि यहाँ पर +2 हो रहा है, यानी +2 -2 का सिस्टम चल रहा है भैया, पता चल गया हमको। चलो अब अपन आंसर निकाल लेते हैं। भी के बाद में क्या करेंगे, भी के बाद डब्ल्यू एक्स छोड़ करके, मतलब डब्ल्यू छोड़ करके एक्स आ जाएगा अपना, ठीक है ना। देखो +2 कर दो इसमें, भी में +2 करोगे तो एक्स आ जाएगा भाई। देखो भी है, इसका एक काम करो, नंबरिंग डाल के देख लेते हैं सीधे। भी कितने नंबर पर आता है, भी आता है अपना टी यू भी, यानी कि आता है 22 नंबर पर, है ना। यू 21 पर, भी 22 पर, इसमें 2 जोड़ दो, 22 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 पर क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है सर। अगले में क्या होगा, अगले में -2 हो रहा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगला क्या है, एल कितने पर, 12 पे आता है, 12 में से 2 घटा दो, क्या आ जाएगा, 12 में 2 घटाएंगे 10 आएगा, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है सर जे, यानी एक्स के बाद में जे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्यू कितने पे आता है, क्यू सर 17 पे आता है। 17 में क्या करेंगे अपन, 17 में 2 जोड़ेंगे, +2 -2 +2 कर दो, +2 करेंगे 19 पर क्या आता है, PQRS, एस आता है 19 पर, है ना। तो यहाँ पर एस आ जाएगा, तो भाई क्या आएगा, एक्स जेड और एस आएगा। अब देखो एक्स जेड और एस कहाँ पर दिया गया है, ये तो गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर डी है, एक्स जेड और एस और डी, लास्ट में आपका डी आ जाएगा जब -2 करेंगे। भाई एफ में एफ आता है 6 नंबर पर, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 पर डी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, फिर से समझाएं, देखो फिर से समझाते हैं। देखो हो क्या रहा है,
इसमें कर रहे थे +2 और -2 का सिस्टम चल रहा था। पहले +2 हो रहा था और अगले में -2 हो रहा था। इस नियम को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। हम इसमें भी ऐसा करेंगे, V, L, Q और F, ठीक है। +2 -2, V आता है 22 नंबर पर, ठीक है। इसमें +2 करेंगे तो हमारा 24 नंबर आएगा। 24 पर क्या आता है? 24 पर सर X आता है, तो हमने X लिख दिया। L आता है 12 नंबर पर, 12 में से जब हम -2 करेंगे तो 10 आएगा। 10 पर क्या आता है? J आता है, तो हमने J लिख दिया। Q आता है 17 नंबर पर, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 पर हमारा क्या आता है? S आता है, तो हमने S लिख दिया। F आता है सर 6 नंबर पर, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 पे क्या आता है? D आता है, तो हमने D लिख दिया। यानी X, J, S, D कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पर बढ़िया से देख सकते हैं। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, यहाँ पर आपको जो है भिन्न चुनना, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखो, बी के बाद में सी आ रहा है, यानी तुरंत अगला लेटर आ रहा है। वाई के बाद में जेड आ रहा है, ये भी अगला लेटर है। पी के बाद में क्यू आ रहा है, ये भी अगला लेटर है। पर जी के बाद में तो एच आना चाहिए ना, जी के बाद में एम कहाँ से आ गया? ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ पर देख रहे थे ना, पी के बाद क्यू आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, यानी जस्ट अगला लेटर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जी के बाद में एच नहीं आया, जी के बाद में एम आ गया, और हमको क्या करना था? विषम ही तो चुनना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये, ठीक है। चलिए अब बताइए, रीजनिंग में आपके 15 में से कितने क्वेश्चन आए हैं? जल्दी से कितने नंबर आपके आए हैं 15 में से बता दीजिए। हम चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। ये रहा मैथमेटिक्स का पहला सवाल, 2024 वाले ये क्वेश्चंस हैं कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम का, ठीक है। चलो पहला सॉल्व करो। बताइए, पहला सवाल कह रहा है, एक वस्तु को, अरे यार 46 पर पहुंच पाए अपन लोग, देख रहे हो, और 1 घंटा हो गया है, यानी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, स्पीड बढ़ाते हैं। एक वस्तु को 500 में खरीदा, 600 में बेचा, कितना लाभ हुआ बताइए। तो इसको जानते हैं ना भाई, 600 में से 500 घटाओ और CP का डिवाइड दे दो, 500 का डिवाइड दे दो, ठीक है। तो 600 में से 500 गया, 100 बचा, 100 नीचे 500, ठीक है, गुणा में 100, है ना। ये प्रतिशत निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्यूशन है। देखो क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये बहुत सिंपल होता है। इसका एक ट्रिक होती है, दोनों का गुणा कर दो और दोनों को जोड़ करके भाग दे दो। तो 10 गुणा 15 बटे 10 और 15 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, बस काम हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, 5 से काट दो 2 बार और इसका गुणा कर दो, 2 तिहाई 6, 6 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों मिल करके 6 दिन में काम करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहे हैं, ये तो सिंपल सी है ना भाई, ऊपर दोनों का पहले गुणा कर दो और नीचे दोनों का भाग दे दो जोड़ करके, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो डिटेल सॉल्यूशन ये दे रखा है, यहाँ पर डिटेल आप देख लीजिए। चलिए 100 नंबर पर, सिंपल ट्रिक थी इसलिए बता दिया आपको। 100 रुपये की मूल राशि पर 5%, मतलब आपसे ऐसा ही पूछा गया है, ठीक है ना। कह रहा है 1000 रुपये हैं, ठीक है सर, 5% दर है, 2 वर्ष का ऐसा ही आपसे पूछा है। 100 का डिवाइड दे दो, ऐसा ही बराबर जानते हैं ना, PRT/100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 10 का 10 में गुणा किया 1000 आ जाएगा, वो 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऐसा ही पूछा गया था, सिंपल। ये रहा सॉल्यूशन आपका, बढ़िया से देख लीजिए। चलिए अगला कह रहे हैं 5, 8, 12, 15 और 20 का एवरेज पूछा गया, औसत पूछा गया। सिंपल सवाल आते हैं मैथ के, एपटेक मैथ के कठिन सवाल नहीं पूछता, ठीक है ना। चलो एवरेज का मतलब जानते हैं ना, सबको जोड़ करके जितनी संख्या उसका डिवाइड दे लो। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, ठीक है ना। 5 का डिवाइड देना है आपको, पहले सबको जोड़ लो। देखो 8, 5, 13, 13, 12, 25, 25 और 15, 25, 15, 40, 40 और 20, 60, 60 में किसका डिवाइड देना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा? 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, A/B बराबर कितना दिया है? 2/3 दिया है, ठीक है। उसके बाद B/C बराबर कितना दिया है? 4/5 दिया है, 4/5 दिया है। अब जिसके सामने जो जगह खाली है उसके सामने वही रख दो, बस सीधे सीधे समझो। 3 के आगे जगह खाली है ना, तो 3 को ही लिख दो यहाँ पर। 4 के आगे जगह खाली है ना, तो 4 को ही लिख दो यहाँ पर। लो, तीनों का रेशियो मिल जाएगा आपको। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8, 12, 15 ABC का रेशियो मिल गया है, ठीक है ना। अब किसका पूछ रहे हैं आपसे? A और C का पूछ रहे हैं, यानी कि आपका 8 और A का मान 8 हो जाएगा और C का मान 15 हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 8/15। कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे निकालना है? ये भी ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी आपसे रेशियो में कोई बात पूछी जाए तो ये बढ़िया सी ट्रिक है, आप ध्यान रखना, आपको हमेशा ध्यान रहेगी। सिंपल सी है कि A/B लिख दो, ठीक है, वैल्यू रख दो, 2/3 लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर दे रखा था B/C, ए को गायब कर दिया था, तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। बी के नीचे लिखेंगे 4 और सी के नीचे लिख देंगे 5, ठीक है। अब जिसके सामने जो खाली है वही लिख दो, जैसे 3 के सामने जगह खाली है तो इसी 3 को यहाँ पर लिख दो, 4 के सामने जगह खाली इसी 4 को यहाँ पर लिख दो। अब गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, आपस में गुणा करके अब ABC का मान मिल गया, A, B और C। किसका पूछा था? A/C पूछा था, तो 8/15 हमारा
आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, यानी 40% अंक मिल जाएंगे तो पास हो जाओगे। अच्छा ठीक है भैया, अरे ऊपर चला गया। एक छात्र को 150 अंक मिलते हैं और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, बताओ टोटल अंक कितने होंगे। मतलब 40% अंक मिलते तो पास हो जाता बेचारा, पर उसको 150 अंक मिले हैं और 10 अंक और नहीं मिल पाए। 10 अंक इसको दे दो, 10 अंक हमने इसको दे दिए, कितने हो गए 160, यानी 160 नंबर पर ये पास हो जाता। और पास की वैल्यू कितनी है 40%, यानी हमको ये पता चल गया कि 40% बराबर 160 है। तो 100% निकाल लो, इस 40 को यहाँ से हटाओ, यहाँ लेकर के आ जाओ, ठीक है, और गुणा में 100 कर दो, लो ये 100% निकल जाएगा आपका। करो भैया, 0 से 0 खत्म, 4 से 16 काटेंगे 4 बार, अब 4 का गुणा 100 से करोगे 400 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हमारा आंसर हो जाएगा टोटल जो अंक है वो कितने हैं 400 का पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए ये रहा सॉल्यूशन। 52 नंबर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे एक कार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अपन क्या करो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो 72 को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर दो इसमें, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 18 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 18 चौक 72, 5 का 4 में गुणा किया तो 20 आ गया, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है। हमसे क्या कह रहे हैं 15 सेकंड में कितना चलेगी, तो बस 20 गुणा 15 कर दो भैया, आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर 300 मीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए 53 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए 53 नंबर पूरा क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, जिससे आप भी तो सॉल्व करो साथ साथ में, है ना। देखो कह रहे हैं भैया कि राम और श्याम की वर्तमान आयु 3:4 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 45 वर्ष हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु बताइए कि राम की वर्तमान आयु क्या है। पहली बात, राम की आयु 3 के रेशियो में है ना, तो राम की आयु अगर पूछेगी तो राम की जो आयु होगी वो 3 का ही गुणनफल होगा, किसी का 3 का मल्टीपल होगा। तो पहले जो 3 का मल्टीपल नहीं है उसको अलग कर दो। पहली बात तो सी ऑप्शन नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब या तो 15 होगा या फिर 30 होगा। अब ये अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, जब लास्ट में आपको लगे तुक्का ही मारना है तो तुक्का मारते वक्त आप 2 ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको मान लो 3x और इसको मान लो 4x। ठीक है, कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी कि इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, और कह रहे हैं उनकी आयु का योग, योग का मतलब इन सबको जोड़ दो, कितना हो रहा है 45 हो रहा है। बस अब x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 3x और 4x जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 7x + 10 बराबर कितना हो गया 45 हो गया। 7x की वैल्यू निकाली, 10 उस तरफ चला जाएगा, 45 में से 10 गए 35 आ गए। x की वैल्यू निकालेंगे 7 से कटेगा 5 बार, 7 पंचे 35, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या पूछ रहे थे वो, कह रहे थे राम की वर्तमान आयु क्या है। तो राम की x की वैल्यू 5 है, हमने 3x मानी थी राम की, तो बस 5 का 3 में गुणा कर दो, 5 3 15, यानी राम की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर दे रखा है। चले 54 नंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर प्रेशर में फिर सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, फिर कुछ नहीं याद आता है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 2 संख्याओं का योग जो है वो 30 है। ठीक है, उनका अंतर 6 है, वे संख्याएं आपसे पूछी गई, तो ये आप सीधे ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है ना, 2 संख्याओं का योग कितना है 30 है, 15 15 30 होता है, 18 12 30 होता है, 20 10 30 होता है, 24 30 होता है। पहला वाला तो बिल्कुल सही कर गया सर, सबका योग 30 आ रहा है। तो अब अंतर देख लो, अंतर 6 किस में है, 15 और 15 का अंतर 0 होता है, हटा दो। 18 12 का अंतर 6 होता है, सही है। 20 और 10 का अंतर 10 होता है, ये गलत हो गया। 24 और 6 का अंतर कितना होता है 18 होता है, ये गलत हो गया। अंतर किस में मैच कर रहा है 6 में मैच कर रहा है, तो 18 और 12 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिनका योग तो 30 है और अंतर 6 है, ये पूछा गया था, 18 और 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। माफ़ी चाहेंगे भाई, आज जुकाम हो गया है, फिर भी क्लास ले रहे हैं क्योंकि भाई आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, बस यही करेंगे। अभी चलते काढ़ा वाढ़ा पीते हैं, एकदम दुरुस्त होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए 12 15 और 20 का एलसीएम पूछा गया है, निकाल सकते हैं भाई। ऐसी संख्या देख लीजिए जो 12 15 और 20 तीनों से कट रही हो। देखो 60 80 120 45, ये 12 से नहीं कटेगी, खत्म। 80 12 से नहीं कटेगी, खत्म। ये 12 से कट जाएगी, ठीक है। 15 से कट जाएगी, ठीक है। और जो है आपका 12 से कटेगी, 12 दाम में 120, 15 से भी कट जाएगी, और ये तो 20 से भी कट जा रही है, यानी कि आपका ऑप्शन या तो 60 होगा या 120 होगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होती है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी छोटी संख्या कौन सी है, इससे पहले कौन सी ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटेगी, छोटी कौन सी है, तो वो 60 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट आप एल से भी एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं, 12 15 और 20, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे इस विधि से तब भी आपका 60 ही निकल करके आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है, यानी सबसे छोटी जो कॉमन संख्या होती है, तो वो कौन सी होगी, यहाँ पर 60 हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब साइंस में आ जाते हैं। आज हमने मैथ के 10 प्रश्न रखे थे, इससे पहले वाले में हमने
रीजनिंग के 10 प्रश्न रखे थे, बाकी सबके 15-15 थे। आज मैथ के 10 प्रश्न हैं, बाकी सबके 15-15 हैं। ठीक है भाई, तो मैथ में 10 में से कितने नंबर आए बता दीजिएगा। अपन चलते हैं साइंस की ओर, और अब चलेंगे अपन स्पीड में। ठीक है ना, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, जी क्या है जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, बताइए जी क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को दर्शाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में इसका प्रयोग होता है और इसका मान ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहता है, एक ही मान होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान हर जगह एक ही होता है। चलिए 58 देखिए, कह रहे हैं जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है। जब दो बर्फ के टुकड़े को आपस में चिपका दो, उसको दबाओगे तो गलनांक उसका क्या हो जाएगा, उसका गलनांक क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, दबाव बढ़ाने पर गलनांक घटता है, इसीलिए बर्फ की फैक्ट्री में प्रेशर में उसको रखते हैं बर्फ को, जिससे कि ये गले नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ें। देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन सा विटामिन है सर, विटामिन बी होता है। अरे बी तो पता है, पर बी में भी कौन सा होता है। ठीक है ना, इस बार गड़बड़ कर दिया, बी तो दे रखा है पर बी में भी पूछ रखा है, बी में भी कौन सा होता है, बताओ। अब हो गया समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए बता देते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, पोषण से संबंधित ये रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, बताइए कौन सी अदिश राशि है। वेग, तापमान, विस्थापन, बल, कौन सी अदिश राशि है। ये सारे PYQ है मेरे भाई, फिर से बता दे रहे हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा तापमान। आज समझाने में बहुत टाइम लगा दिया हमने ना, इसलिए आपकी 1 घंटा से ऊपर की वीडियो हो गई। ठीक है, हमने कहा था मैथ रीजनिंग में टाइम लगेगा भाई, थोड़ी स्वास्थ्य की भी समस्या थी, इसलिए और टाइम खिंच गया। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखिए, ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में किस प्रकार के भोजन को जाना जाता है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट और वसा को जो है ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। ये सॉल्यूशन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सही उपयोग करता है, बताइए कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, कहाँ पर हम HCl का यूज करते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका नंबर ऑप्शन ए आ जाएगा इस्पात निर्मलन में, यानी कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं, स्टील को धुलने के लिए जो है हम यहाँ पर HCl का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख औद्योगिक उपयोग का इस्पात है, जिसका उपयोग जो है इस्पात की अशुद्धियों को धुलने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ें, गलत टाइम पर स्वास्थ्य खराब हो गया भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो करवानी है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। यही होगा ना, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा और क्या है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस जायंट है, यानी कि कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो गैस जायंट का अर्थ होता है जो पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है और बहुत विशाल है। बताइए, पर्यावरण का क्वेश्चन है। ठीक है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो सब लोग जानते हैं गैस से बना हुआ बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, पूरी तरह से ये गैस से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द गढ़ा था, किसने इकोसिस्टम शब्द की रचना की थी। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AG टॉन्सले के द्वारा जो है इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नंबर 65, अल्ट्रासाउंड उपकरण हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर काम करता है, यानी कितनी आवृत्ति से अधिक पर काम करता है अल्ट्रासाउंड। 60,000, 3 लाख, 20,000, 40,000, कितने से अधिक आवृत्ति पर काम करेगा अल्ट्रासाउंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी काम करता है। ठीक है ना, और मानव की सुनने की कितनी क्षमता होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की जो चीज़ें होती हैं वही हम सुन पाते हैं। इसलिए जब अल्ट्रासाउंड की किरण जाती है ना तो हमको सुनाई नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, तो जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होगी वो हमको नहीं सुनाई देगी, और जो 20 हर्ट्ज से कम की होगी वो हमको नहीं सुनाई देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 देखिए, मानव युक्त उपग्रहों में लोग गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं करते हैं, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, यानी जो हम गुरुत्वाकर्षण का उपयोग नहीं करते उपग्रहों में, उसको किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं, यानी वेटलेसनेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई उपग्रह में जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि भाई गुरुत्वाकर्षण में अगर वहाँ नहीं होगा तो किस तरह से काम करोगे, तो वो बात यहाँ पर की गई है। 67, कूड़ेदान का रंग जिसमें गैर जैव निम्नीकरण कचरा जैसे प्लास्टिक, धातु और कांच आदि एकत्र किए जाते हैं कैसा होता है, बताइए कैसे कलर का होता है वो कूड़ेदान। लाल, नीला, हरा, नारंगी। सही आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, आगे बढ़िए। 68 नंबर, जीवाणु विभाजित होते हैं, जीवाणु विभाजित करते हैं, जीवाणु किसको विभाजित करते हैं, बैक्टीरिया किसको तोड़ते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये रहा आपके सामने, बैक्टीरिया कैसे तोड़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा बाइनरी विखंडन करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है ना, बैक्टीरिया लोग जो है वो बाइनरी विखंडन करते हैं। ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब किसी ने पेमेंट किया है, अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी तो क्लास ले रहे हैं। 199 का पेमेंट किया कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स का, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना,
क्लास के बाद में फिर इनको नोट्स भेज देंगे। चलिए 69, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर सतह तक मुख्य रूप से ऊष्मा अंतरण के नियम में से आती है। कहना है कि सूर्य से जो रोशनी है ना वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, पूछ रहे हैं, बताइए। प्रेरण से पहुंचती है, संवहन से पहुंचती है, विकिरण से या फिर कंडक्शन से, किससे पहुंचती है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक? सही आंसर हो जाएगा विकिरण, यानी कि रेडिएशन की मदद से जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है भाई, 70 नंबर देखिए, हम कई पौधों की जड़ों को खा सकते हैं। हाँ भैया, निम्नलिखित में से कौन से पौधों की जड़ें खाने योग्य होते हैं? बताइए कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें हम खा सकते हैं? गेहूं, आलू, अदरक, शकरकंद। बताइए कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद की जो है जड़ों को हम खाते हैं। शकरकंद का जो खाने वाला हिस्सा होता है ना उसको हम जड़ कहते हैं, वो हमारा जड़ ही होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है ना। और आलू और जो अदरक है ना ये तने के उदाहरण हो जाते हैं। फिर कहोगे सर आलू भी तो जमीन के नीचे होता है, आलू तना होता है। ठीक है मेरे भाई, वो जड़ नहीं होती है। जड़ की बात की गई है तो जो शकरकंद है वो जड़ होती है। अदरक भी एक प्रकार का तना होता है, ध्यान रखना है आपको। 71, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दूध से मक्खन यानी क्रीम निकालने में सहायक है? बताइए, केंद्र परासरण, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन या फिर आसवन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केंद्र परासरण, जिसे हम सेंट्रीफ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके 15 प्रश्न पूरे होते हैं किसके? साइंस के। बताइए 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे साइंस के? अब हम चलते हैं किसकी ओर? कंप्यूटर की ओर। देखो कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, IPv4 वाक्यांश का सही अर्थ क्या है? जो IPv4 होता है इसका क्या अर्थ होता है ये आपसे पूछा गया। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोग्रामिंग वर्जन 4, या फिर इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग वर्जन 4, या फिर इंटरनेट प्रोग्राम वर्जन 4। कौन सा होगा भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉल्यूशन ये रहा। चलें 73, देखिए 73 क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU और कंट्रोल यूनिट यानी कि CU को संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? यानी इन दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU जो है वो हम इसी को कहते हैं। जब आप ALU को मिला दो और CU को मिला दो, दोनों को मिक्स कर दो तो वो बन जाता है हमारा CPU। ठीक है, बड़ा सा डब्बा होता है CPU, वही CPU होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए 74, ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्नलिखित एप्लीकेशन शामिल हैं। कौन कौन से शामिल है बताइए? MS वर्ड भी रहता है, MS एक्सेल भी रहता है, पावर पॉइंट भी रहता है, तीनों शामिल रहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कंप्यूटर के 500 प्रश्न दिए हैं हमने, उसमें भी ये प्रश्न दिया गया था MS वर्ड का, यानी कि MS ऑफिस में क्या क्या होता है, ये तीनों होते हैं। अभी 500 प्रश्न हमने करवाए हैं कंप्यूटर के। आप सर्च करना कंप्यूटर 500 बाई सक्सेस जंक्शन तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसकी PDF भी हमने ग्रुप में डाल दी है। पेड टेलीग्राम ग्रुप में 500 क्वेश्चंस की PDF डल चुकी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए 75 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में WMV का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो मीडिया वीडियो। WMV का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये PYQ है, फिर से पूछ रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। ESB ने जो पूछे हैं एपटेक ने वो वाले क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, चलिए अगला है आपका, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों के संयोजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहेंगे? तो अपन वो बनाते हैं ना पासवर्ड, तो ऐसे ही बनाते हैं। कुछ वर्ड होंगे, कोई अपने मित्री का नाम लिख देता है, कोई अपने मित्र का नाम लिख देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पासवर्ड बनाते हैं। तो वही कहना है इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, सब कुछ एकदम मिला करके सारा दिमाग लगा देंगे, फिर भी लोग पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड कुछ भी रख लो, वो तो क्रैक कर ही लेंगे। एक श्रेणीबद्ध संरचनात्मक फोल्डर बनाते समय निम्नलिखित बातों में से कौन सा अन्य फोल्डर में समाहित हो सकता है? कौन सा जो है वो अगर दूसरे फोल्डर में समाहित हो सकता है ये पूछ रहे हैं। बताइए, ऑब्जेक्ट, सब फोल्डर, टाइड फोल्डर या फिर फोल्डर, कौन सा होगा भाई? एक श्रेणीबद्ध संरचनात्मक फोल्डर अगर आप बना रहे हैं, यानी कि एक चेन रिएक्शन वाला आप फोल्डर बना रहे हैं, निम्न में से कौन सा अन्य फोल्डर में समाहित हो सकता है? कौन सा है जो अन्य फोल्डर में भी आप रख सकते हो इनमें से? सही आंसर हो जाएगा सब फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे हम सब फोल्डर कहते हैं, और किसी भी फोल्डर में हम इसको जो है समाहित कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ये रहा। 78 देखो, अभी चलते बढ़िया सा काढ़ा बनवाते हैं और 2-3 बार काढ़ा पियेंगे, बढ़िया से एकदम तबीयत सही हो जाएगी और आपकी अगली क्लास ले लेंगे। ठीक है, अगली आपका मॉडल सेट आएगा एग्रीकल्चर का, मॉडल सेट नंबर 3। हमारी कोशिश है एग्जाम से पहले 10 मॉडल सेट आपको करवा दें PYQ के, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन भी करवा देंगे, है ना। वैसे अपनी सीरीज तो चली रही है 2500 क्वेश्चन वाली, अभी एक काम करेंगे 100 मतलब कि 50-50 क्वेश्चन के आपका कोशिश हम करेंगे कि 1000 आपको क्वेश्चन करवा दें मैथ के और 1000 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करवा दें। ठीक है ना, तो 50-50 क्वेश्चन करके करवाएंगे भाई। आपके एग्जाम तक तो नहीं हो पाएगा, जितना होगा उतना देख लेना। बाकी MP पुलिस वालों के लिए जो है यहाँ पर हो जाएगा 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन स्थापक यंत्र लोकेटर डिवाइस नहीं है? बताइए कौन सा लोकेटर डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल,
डिजाइनिंग टैबलेट, जॉयस्टिक या फिर टच स्क्रीन, कौन सा है जो लोकेटर डिवाइस नहीं है इनमें से? सही आंसर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? लोकेटर डिवाइस नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रैक बॉल, डिजाइनिंग टैबलेट और जॉयस्टिक मुख्य रूप से पॉइंटिंग या फिर लोकेटर डिवाइस होते हैं जिनको हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। टच स्क्रीन को पॉइंटिंग नहीं करते हैं, यह एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह कार्य करता है। 79 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए कौन सा इसमें से एप्लीकेशन नहीं है, कौन सा ऐप नहीं है इसमें बताओ। डेस्कटॉप पब्लिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूनिक्स या फिर स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो होती है वो ये कोई यूनिक्स जो होती है वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। यूनिक एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, एप्लीकेशन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, बाकी दिए गए सभी विकल्प जो है वो आपके क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आएंगे। यूनिक्स इसमें से अलग हो जाएगा। 80, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नाम है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है? बताइए कौन सा है जो संचार की अनुमति देता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में? बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस होगा तभी हम जो है कंप्यूटर चला पाएंगे। पूरा सॉल्यूशन ये रहा। 81 है, मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका निर्माता है? किसने मैक ओएस बनाया है? बताइए, एप्पल ने, मैकिन्टोश ने, लिनक्स ने या फिर क्लोन ने? किसने मैक ओएस बनाया है? सही आंसर कहेंगे एप्पल। कहते नहीं भाई, हमारे पास मैक का वो है, क्या कहते हैं, लैपटॉप है, वो मैक क्या है? मैक इसी एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एप्पल। मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मशहूर तकनीकी कंपनी एप्पल के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग एप्पल के कंप्यूटरों में किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 82, लैन का फुल फॉर्म पूछा, सब बता सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें टाइम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 83, एडवांस लैंग्वेज सी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए, सी लैंग्वेज का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर हो जाएगा डेनिस एम रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का निर्माण किया गया था 1970 में, ठीक है। आगे बढ़िए। 84, कह रहे हैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? बताइए कैसे कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में आल्ट और डेल, ये तीनों एक साथ दबा दो तो आपका कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए 85, कह रहे हैं उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डेटा को स्वरूपित यानी कि फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है ताकि कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सके? कौन फॉर्मेटिंग करता है भैया जिससे कंप्यूटर अच्छे से इसको समझ सके? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इनपुट यूनिट जो है वो इसको फॉर्मेट करती है, ठीक है ना। अगला देखिए, समस्या कर दिया। बार चार्ट डैश पर प्लॉट किया जा सकता है, किस पर लगा सकते हैं बार चार्ट को हम? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल डेटा श्रृंखला पर काम करता है बार चार्ट, ठीक है। टाइम कितना हो गया अपना? 76-20 हो गया भैया, आज टाइम खिंच गया ज़्यादा। ये पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से आगे के जो प्रश्न होंगे वो आपके किसके होंगे? जी के, जीएस और एमपीजी के होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये भी पीवाईक्यू है आपके। क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति ये किससे जुड़ी हुई है? बताइए किससे संबंधित है विजय केलकर समिति? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ये टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है विजय केलकर समिति। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए 87 कह रहे हैं कोर मुख्य रूप से किससे बना होता है? जो पृथ्वी का कोर है ना वो किससे बना हुआ है? बताइए, कोर एकदम बीच वाला जो हिस्सा किससे बना हुआ है? 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर लोहा और निकिल से बना हुआ है, ठीक है। इसको हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर को हम निफे कहते हैं। निफे का अर्थ है निकिल और फेरस यानी लोहा, तो निकिल और आयरन से मिलकर के बना है पृथ्वी का कोर। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ये पूरा सॉल्यूशन दिया है। 88, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाके निम्नलिखित कितने ऊपरी भूभाग में शामिल हैं? तो जो केंद्रीय पहाड़ी इलाके हैं वो किस में शामिल है ये पूछ रहे हैं आपसे। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो केंद्रीय पहाड़ी इलाके निम्नलिखित में कितने ऊपरी भूभाग में शामिल है? बताओ। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 ऊपरी भूभाग में है। ये पूरा दिया गया है। मध्य प्रदेश का उच्च प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश जो है मुख्य रूप से पठारों और उच्च भूमियों से मिलकर बना है। एसबी की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार इसके अंतर्गत 4 ऊपरी भूभाग शामिल किए गए, ठीक है ना। तो ये एसबी की आंसर की से आंसर लिया है हमने, ठीक है ना। चलिए 89 देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकेडमी यानी कि MPRAA ने किस वर्ष अपना संचालन शुरू किया था? बताइए किस वर्ष शुरू किया था MPRRA ने? बताइए। ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। कब अपना काम शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा 2018 में इन लोगों ने अपना काम करना शुरू किया था। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकेडमी। 90 नंबर देखिए, किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक ने मंच का नाम किशोर कुमार के रूप में अपनाया है? बताइए किशोर कुमार कौन है भैया, ये पूछ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली का ही नाम है क्या? किशोर कुमार। तो भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक अभिनेता किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 91, मध्य प्रदेश में इंदौर के प्रसिद्ध
राजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था, बताइए किसने राजवाड़ा महल बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर के द्वारा राजवाड़ा महल बनाया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगला 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है। किसको जानते हैं दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में। सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। 93, निम्नलिखित में से पट्टकल का सबसे पुराना मंदिर कौन सा, बताइए। जो पट्टकल है, पट्टडाकल है ना, इनका सबसे पुराना मंदिर कौन सा, ये आपसे पूछ रहे हैं। दक्षिण के मंदिर हैं ये। सही आंसर हो जाएगा संगमेश्वर मंदिर जो है वो सबसे पुराना मंदिर है। पट्टकल जो है मंदिर समूहों में दक्षिण वो संगमेश्वर का मंदिर जो है सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा। चलिए 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। कौन सी भैया, तो हम जानते हैं भैया सांगपो और जमुना के नाम से कौन फेमस है, ब्रह्मपुत्र फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती, कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स से कमेंट करके, है ना। कौन सी झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलो 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में आती है। तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में कौन सी आती है, बताइए। जानते हैं ना, प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक में कृषि आती है। द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक में उद्योग आते हैं। तृतीयक में क्या होता है, तृतीयक में सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे अपना पार्लर हो गया, होटल हो गया, बैंक हो गया। तो कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो तृतीयक में आएगी, तो वो अपनी कौन हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी, जो तृतीयक सेक्टर में आएगी। ये आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। ठीक है, 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सिफारिशें भारत में गरीबी की आबादी के आकलन से संबंधित है, बताइए। कौन सी गरीबी के आकलन से संबंधित है, 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा लकड़ावाला समिति जो है वो गरीबों के लिए आकलन से संबंधित थी। 97, कौन सी टीम के लिए पेले खेलते थे। पेले जो फुटबॉलर थे वो कौन सी टीम के लिए खेलते थे, ये रहे 4 ऑप्शन। तो पेले फुटबॉलर कहाँ के हैं, ब्राज़ील के निवासी हैं, ब्राज़ील के लिए खेलते थे। ठीक है, अगला 98, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, इनमें से किसे आयरन लेडी कहते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसे कहते हैं आयरन लेडी। सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। यूके की ये पूर्व प्रधानमंत्री थी, कौन, मार्गरेट थैचर। इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किसको, तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते थे भारत में। अगला, विश्व ड्रामा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व ड्रामा दिवस मनाया जाता है। पूरा सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ठीक है, सॉरी, विश्व ट्रामा दिवस, ट्रामा दिवस है, ड्रामा नहीं है ना, ट्रामा दिवस है। ठीक है ना। 100 नंबर करंट अफेयर का है, सूर्य का विस्तृत अध्ययन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है। तो ये कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, भास्कर, आदित्य, सूर्ययान, गगनयान। सही आंसर हो जाएगा ये हमारा आदित्य L1 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये करंट अफेयर का प्रश्न है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। लैंग्वेज पॉइंट पर जाकर के जो अपना आदित्य L1 है वो वहाँ पर रुक गया है, वहाँ से सूर्य का अध्ययन कर रहा है। कोरोना, क्रीट वगैरह इन सबका अध्ययन जो है हमारा जो आपका आदित्य L1 मिशन है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से आपके 100 प्रश्न पूरे होते हैं। 100 में से कितने नंबर आपके आए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे आपको दिखा देते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए उनका क्या कहना है। ठीक है, ये सेकंड रैंक टॉपर है, अभी सेकंड रैंक इनकी आई है ना। नाम है इनका सॉरी क्या नाम था, अरे मिश्रा जी हैं ये। ठीक है, जैसे इनका रिजल्ट आया, शुभांगी मिश्रा, जैसे रिजल्ट आया इन्होंने अपना रिजल्ट हमारे पास भेजा कि सर ये देखिए हमारा सिलेक्शन हो गया, सेकंड रैंक आई है। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, बहुत शानदार, कांग्रेचुलेसन। इन्होंने कहा थैंक यू सर। फिर हमने पूछा भाई आपको हमारे नोट्स से फ़ायदा मिला था कि नहीं मिला था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यस सर, आपके लिए आपसे कांस्टेबल के नोट्स लिए थे, वीडियो और पेपर एनालिसिस देखे थे और उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया और MPSI में 13% में है। यानी MPSI अगर OBC SC वाला सिस्टम सॉल्व होता है तो फिर इनका MPSI में भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल इनका कांस्टेबल भी निकल चुका और MPASI में सेकंड रैंक लेकर के आई हैं। सेकंड रैंक ASI सूबेदार में इनको जो है मिली है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया इनका। इसके बाद में ये इन्होंने जो है कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर वाला नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इन नोट्स को लेने के बाद में इन्होंने इसको पढ़ा, उसके बाद में क्या कहना है, क्या गजब के नोट्स बनाए हो सर, ग्रेट सर, मज़ा आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे सर पढ़ने में बहुत मज़ा आया और हमारे नंबर भी आ गए और हमारा सिलेक्शन भी हो गया, हमारे भी नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग गया है सर। ये नंबर है जिस पर व्हाट्सएप करके आपको अपनी कृषि विस्तार अधिकारी की कुंजी यानी कि चाबी ले लेनी है, यानी कि नोट्स ले लेने हैं और ग्रुप में शामिल हो जाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर जरूर कर देना। 21 सब्सक्राइबर मात्र बचे हैं भैया, जल्दी से कर दो तो अपने 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 150K हो जाएगा, है ना। फिर कोई नया ऑफर निकालेंगे आपके लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।